हेलो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे बीए में बीए पढ़ रहे थे वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, उसका चैप्टर 5 हम लोग पढ़ रहे थे। धंधा की व्यवस्था के स्वरूप, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये हम पढ़ रहे थे। और इसमें हमने कल पढ़ा था हिंदू अविभक्त कुटुंब और साझेदारी, और साझेदारी के अंतर्गत हमने इसके लक्षण पढ़ लिए थे। और आज हम पढ़ेंगे इसके लाभ कि साझेदारी के क्या क्या लाभ होते हैं। साझेदारी मीन्स पार्टनरशिप, यानी व्यवसाय में पार्टनरशिप अगर करते हैं तो उसके क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहला इसमें है, हम इसका लाभ पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसका, सरल एवं मितव्ययी स्थापना विधि। साझेदारी पीढ़ी की स्थापना विधि सरल और मितव्ययी। मितव्ययी मतलब झूठी साझी नहीं होती, एकदम आसानी से और सही रूप से इसकी स्थापना की जाती है। स्थापना विधि के लिए कोई विशेष कानूनी विधि से भी नहीं गुजरना पड़ता है, क्योंकि पार्टनरशिप है तो ऐसा तो है नहीं कि बड़ी कंपनियां हैं तब तो कुछ होगा भी। तो इसके लिए क्या होता है कि जो कानून की जो विधि होती है उसका भी कोई लंबा प्रोसेस नहीं होता है। कानून के अनुसार साझेदारी पीढ़ी का पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं बल्कि हितकारी। अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन हितकारी इसलिए है कि फिर वो बाद में कभी से, मान लीजिए पार्टनरशिप है, साझेदारी है, तो किसी कारण में टूट जाए या कोई खटपट हो जाए, उस समय के फायदे के हिसाब से यह आवश्यक है। सेकंड पॉइंट है कार्यक्षम संचालन। व्यक्तिगत मालिक की तुलना में साझेदारी पीढ़ी में एक से अधिक व्यक्ति होने से उनमें विशिष्ट ज्ञान, बुद्धि, योग्यता और अनुभव का लाभ पीढ़ी को प्राप्त होता है। जब साझेदारी होती है तो एक व्यक्ति का दिमाग नहीं चलता, उसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं। तो जब काम करते हैं तो व्यक्तियों का दिमाग भी क्या होता है कि एक व्यक्ति का दिमाग तो एक तक ही सीमित रहेगा, लेकिन जब 2-3 व्यक्तियों का माइंड चलता है तो वो अपने अपने ज्ञान, बुद्धि, योग्यता और अनुभव के अनुसार अपनी कंपनियों को चलाते हैं, यानी अपने व्यवसाय को चलाते हैं। धंधे का संचालन साझेदारों के हाथ में होने के कारण वे संचालन में विशेष रुचि तथा सावधानी भी रखते हैं। अब वो पार्टनरशिप है, उनको लगता है हमारा खुद का धंधा है, तो उसमें क्या है कि विशेष रुचि रखते हैं। रुचि क्यों रखते हैं? कि उनको क्या करना है, अधिक से अधिक लाभ कमाना रहता है, फायदा करना रहता है, तो इसके लिए वो रुचि भी रखते हैं और सावधानी पूर्वक काम करते हैं। साझेदारों का कर्मचारियों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण होने से पीढ़ी का कार्य क्षेत्र संचालन होता है। यानी साझेदार का क्या होता है कि जो उनके कर्मचारी जो होते हैं उनके ऊपर सीधा प्रत्यक्ष काम करवाया जाता है, यानी वो खुद होते हैं तो नियंत्रण भी खुद ही कर सकते हैं। अभी काम, मान लीजिए कोई किसी प्रकार से कोई काम सही नहीं हो रहा है तो उन पर नियंत्रण भी कर सकते हैं, उनको कंट्रोल भी करने का काम सीधा वो प्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है साख में वृद्धि। प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होने के कारण व्यापारी पीढ़ी को उधार माल का विक्रय तथा ऋण देने में हिचकिचाते नहीं है, क्योंकि उनका दायित्व ही असीमित होता है, यानी छोटा है। तो वो क्या करते हैं, जो दूसरी पीढ़ी है जिसको किसी को माल उधार देना करना है तो वो उसमें डरते नहीं है, वो आसानी से दे देते हैं। लेनदार अपना ऋण किसी भी साझेदार की व्यक्तिगत संपत्ति से वसूल कर सकता है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश लेनदार जो होता है, लेनदार कौन होता है? जो पैसे दिए होते हैं जिसने, वो लेनदार हो गया कंपनी का। तो अगर मान लीजिए उसको पैसे देने रहते हैं देने होते हैं और कंपनी उसको नहीं चुका पा रही, तो वो अपनी कंपनी की निजी संपत्ति में से भी वो व्यक्ति वसूली प्राप्त कर सकता है। व्यक्तिगत मालिकी की तुलना में साझेदारी धंधे को अधिक साख प्राप्त की संभावना रहती है, यानी अधिक पैसा उसे बाहर से मिलने की संभावना रहती है।
फोर्थ पॉइंट है अधिक पूंजी। साझेदारी संस्था में 2 या 2 से अधिक साझेदार होने से अधिक पूंजी प्राप्त की जाती है। अब एक व्यक्ति के पास तो लिमिट की पूंजी होती है, उसके पास इतना पैसा थोड़ी होता है, लेकिन पार्टनरशिप साझेदारी में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होती है, तो वो मिलकर के पैसे लगाएंगे तो धंधे में पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, यानी पूंजी भी उनकी अधिक हो जाती है। भविष्य में धंधा विकसित हो तो अधिक पूंजी की आवश्यकता और नए साझेदार को प्रवेश देकर अधिक पूंजी भी प्राप्त कर सकते हैं। मान लो आने वाले समय में अगर कंपनी को अधिक धंधे में और अधिक पैसा चाहिए, जरूरत पड़ती है, तो किसी और एक व्यक्ति को पार्टनरशिप बना करके उससे भी वो पैसा अधिक पूंजी कर सकते हैं, यानी उसको पार्टनरशिप रखा और वो पैसे लगाएगा तो वो पैसे वो लोग साझेदार व्यक्ति धंधे में लगा सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है श्रम विभाजन का लाभ। पीढ़ी के अलग अलग साझेदारों की कुशलता के साथ उनकी शक्तियाँ और लाभ भी किया जा सकता है, यानी अलग अलग साझेदार की कुशलता, अलग अलग व्यक्ति होते हैं तो लोगों में कुशलता भी अलग अलग होती है। अब उनकी जो शक्तियाँ हैं, जो काम करने के जो विचार है, निर्णय, उनसे भी लाभ प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक साझेदार को उनकी शक्ति योग्यता के अनुसार कार्य सौंपने से श्रम विभाजन का लाभ भी प्राप्त होता है। अब उनकी जो जो शक्ति है, जिस प्रकार से जो व्यक्ति काम करने लायक है, उन्हें वो काम बांट दिया जाता है, जिससे क्या होता है, सभी के पास, सभी को मेहनत भी कम करनी पड़ती है और सभी को उसका लाभ भी मिलता रहता है। 6 पॉइंट है योग्य निर्णय। साझेदारी पीढ़ी में कोई भी निर्णय लेने से पूर्व उस पर चर्चा विचारणा होती है। क्यों होती है? क्योंकि एक व्यक्ति नहीं है, व्यक्तिगत मालिकी नहीं है, इसमें साझेदारी है, इसीलिए साझेदार मिलकर के ही निर्णय लेते हैं। प्रत्येक साझेदार का मतभेद लिया जाता है, यानी जो सभी साझेदार की बात सुनी जाती है कि क्या क्या साझेदार जो पार्टनरशिप है वो क्या क्या किस प्रकार से बात करते हैं। तत्पश्चात धंधे के हित में सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है। उसके बाद सभी की बातें, सब अपने अपने मत रखते हैं, उसके बाद जो कंपनी में सबसे ज़्यादा फायदे की बात होती है उस बात को सभी की मान लेते हैं और निर्णय लेते हैं। निर्णय प्रक्रिया में सभी साझेदारों का ज्ञान, अनुभव का लाभ प्राप्त होने से त्रुटि युक्त निर्णय की संभावना भी अल्प हो जाती है, यानी सभी व्यक्ति उसमें निर्णय लेते हैं तो उसके अनुसार ही कंपनी में जो कमियां रहती है, अब अनुभव के अनुसार ही उनमें निर्णय लिए जाते हैं, तो क्या किया जाता है, उनके निर्णयों को, यानी उनके अनुभवों का लाभ लेकर के जो भी उनमें जो कमियां रहती है, जो खामियां होती है, वो निर्णय में वो कम हो जाती है। 7वां पॉइंट है परिवर्तनशीलता। साझेदारी ऐच्छिक करार होती है, यानी जो साझेदारी है वो कंपनी से करार किया हुआ होता है, संबंध समझौता किया होता है। इस अनुबंध में आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन भी किया जा सकता है, क्योंकि पार्टनरशिप है तो आपस में जो निर्णय लेकर के उनमें बदलाव भी कर सकते हैं। परिवर्तित होते परिवर्तनशीलता, यानी साझेदारी ऐच्छिक करार है, यानी सभी के समझौते से बनी हुई जो कंपनी है, धंधा है, इस अनुबंध में आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किए जाते हैं, यानी जब लगे कि बदलाव करना है तो वो अपने अनुबंध में, यानी जो लिखावट की गई थी उनके अनुसार वो आपस में वार्तालाप करके बातचीत करके उनमें अगर उनको लगे कि बदलाव करना है, आवश्यकता है, तो वो परिवर्तन भी कर सकती है। परिवर्तित होते संयोगों के अनुसार पीढ़ी के संचालक और इसके ढांचे में भी आवश्यक परिवर्तन सरलता से किए जा सकते हैं। अगर लगता है किसी प्रकार से कि इनमें बदलाव करना है तो वो इस ढांचे में अगर आवश्यक लगे तो कंपनी में मान लो बदलाव करने से अगर कोई धंधा विकसित होता है, बढ़ता है या लाभ मिलता है तो वो इससे वो धंधे में परिवर्तन भी कर सकते हैं। 8 पॉइंट है अल्पसंख्यक के हितों का रक्षण। सामान्य रूप से साझेदार के धंधे में कोई भी कार्य सभी साझेदारों की सहमति से ही होता है, यानी साझेदार है तो सबकी सहमति भी इसमें आवश्यक होती है और उसके अनुसार ही कार्य किया जाता है, क्योंकि सहमति सबकी मानी जाती है। पीढ़ी के निर्णयों में किसी भी एक साझेदार की असहमति हो तो वह निर्णय नहीं लिया जाएगा, क्योंकि पार्टनरशिप है और मान लीजिए किसी ने उसमें सहमति नहीं दी है तो उसकी बात भी माननी जाएगी। कोई भी साझेदार पीढ़ी के विसर्जन की मांग कर सकता है। मान लो किसी को भी लग रहा है कि वो पीढ़ी बंद करेगा या साझेदारी से हटेगा
तो वो उसकी मांग कर सकता है। अगर उसको कोई कारण है, लग रहा है या नहीं कर पा रहा है, खुद नहीं कर पा रहा है या कंपनी नुकसान में जा रही है, तो उसका वो विसर्जन करने की मांग कर सकता है कि हमें यह कंपनी बंद करनी है। इस प्रकार अल्पसंख्यक के हितों का रक्षण होता है। इस प्रकार क्या किया जाता है कि जो कम से कम जो लोग होते हैं उनके फायदे के लिए ऐसा कर सकते हैं। 9 पॉइंट है ग्राहकों के साथ सीधा संपर्क। व्यक्तिगत मालिकी की तरह साझेदारी में भी ग्राहक और कर्मचारियों के साथ सीधा संपर्क होने से आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किए जा सकते हैं। साझेदार में भी क्या होता है कि जो कर्मचारी है, जो ग्राहक है, उनसे सीधा संबंध होता है, जिससे वो अपने काम में, यानी जब लगे कि परिवर्तनशील करना है, बदलाव करना है, तो आवश्यकता के अनुसार वो उनमें परिवर्तन कर सकते हैं। 10वां पॉइंट है आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण। साझेदारी सत्ता में संस्था में 2 या 2 से अधिक सदस्य होने से आर्थिक सत्ता सभी साझेदारों के मध्य विभाजित होती है। यानी आर्थिक जो सत्ता होती है, साझेदार जितने भी होते हैं उनके मध्य आपस में वो बटी हुई होती है। आयकर का अल्प बोझ। साझेदारी पीढ़ी का लाभ प्रत्येक साझेदार को साझेदारी अनुबंध के अनुसार विभाजित हो जाने से आयकर का बोझ भी अल्प होता है। यानी जो टैक्स वगैरह जो गवर्नमेंट लगाती है, अब साझेदारी में है तो वो टैक्स भी एक अकेले व्यक्ति के नहीं आएगा, वो पार्टनरशिप है तो वो सभी में उसके अनुसार जितने साझेदार हैं वो सब मिलकर के वो टैक्स की भरपाई पूर्ति कर देते हैं। ये थे हमारे लाभ। अब हम पढ़ेंगे इसकी सीमाएं, यानी साझेदार में जो साझेदार जो धंधा है उसकी सीमाएं क्या है। सबसे पहला इसमें सीमित पूंजी। आधुनिक उद्योग धंधों के विकास और विशाल कद को ध्यान में रखते हुए साझेदार की पूंजी एकत्र करने की शक्ति भी सीमित होती है। अब साझेदार जो व्यक्ति होते हैं, आजकल काफ़ी विस्तृत रूप में व्यवसाय फैले जा रहे हैं, लेकिन साझेदार व्यक्ति अगर विस्तृत रूप से व्यवसाय नहीं है और ध्यान में रखते हैं उद्योग धंधों को, आधुनिक उद्योग धंधे तो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, इन सबको अगर ध्यान में रख के साझेदार की पूंजी इकट्ठी करने की करें तो उनकी शक्ति सीमित होती है, वो बहुत ज़्यादा पूंजी इकट्ठी नहीं कर सकते हैं। साझेदारी पीढ़ी के द्वारा विशाल पैमाने वाले धंधे को अवकाश कम रहता है, यानी क्योंकि उनको विशाल पैमाने वाले धंधे को अवकाश कम क्यों रहता है, क्योंकि अगर वो एक दिन का भी अवकाश ले लेते हैं या कंपनी को बंद करते हैं तो उनको लाखों का नुकसान भी हो सकता है, और साथ में कंपनी में व्यवसाय यानी जो भी उत्पादन वगैरह जो भी करने होते हैं उनमें रुकावट आ जाती है। संशोधन जैसे कार्य भी पूंजी अल्प होने के कारण नहीं किए जा सकते। साथ में उनमें जो नई नई चीज़ों की जो खोज करनी होती वो भी उसमें नहीं होती, क्योंकि उसके पूंजी अल्प होती है, उनके पूंजी कम लगी हुई होती है, तो बहुत ज़्यादा वो खोज भी नहीं कर सकते। उनके लिए क्या होता है, पैसों की आवश्यकता होती है, जबकि इसमें होती है अल्प पूंजी यानी कम पूंजी। दूसरा है असीमित दायित्व। साझेदारी पीढ़ी में प्रत्येक साझेदार का दायित्व अमर्यादित होता है, यानी मर्यादित नहीं होता है, सीमित नहीं होता है। साझेदार का दायित्व बहुत सारा होता है। किसी एक के द्वारा पीढ़ी में की ओर किए गए कार्य के लिए सभी साझेदार उत्तरदायी होते हैं। अगर एक व्यक्ति से कुछ होता है तो उसका उत्तरदायी सभी साझेदारों के को ही चुकाना पड़ता है, उसके उत्तरदायी सभी साझेदार माने जाते हैं। पीढ़ी का ऋण चुकाने के लिए पीढ़ी की संपत्ति पूरी न हो, ऐसे सहयोग में साझेदार को अपनी निजी संपत्ति बेचकर भी चुकाना पड़ता है। मान लीजिए साझेदार है, किसी कार्यवान बहुत ज़्यादा कर्जा सिर पे आ जाता है, तो जितने भी साझेदार है सबसे पहले तो कंपनी का विसर्जन करेंगे, कंपनी को बेच करके वो रकम चुकाएंगे। फिर भी अगर बाकी रह जाती है तो वो जितने भी जो साझेदार है वो अपनी निजी संपत्तियों में से पैसा निकाल करके और उन्हें ऋण चुकाना पड़ता है। तीसरा है मतभेद की संभावना। मतभेद और कलह की संभावना होती है, क्योंकि साझेदार है, कभी किसी की सोच क्या होती है, किसी की सोच क्या होती है, यानी सभी एक साथ डिसीजन तो नहीं ले सकते। इसके लिए उनमें मतभेद और कलह की संभावना भी हो जाती है। साझेदार में जब तक एकता और सुमेल हो, यानी मिलकर के जब तक एक दूसरे की बात का मेल मिलाप होता है, मिलकर के काम करते हैं, तब तक ही संचालक सुव्यवस्थित रूप से अपने व्यवसाय को, धंधे को चला सकता है। और जैसे ही उनमें मतभेद हो जाती है, कटपट हो जाती है, तो उसका असर सीधा धंधे पर
पड़ता है। साझेदारों के मध्य कलह और फूट हो तो मतभेद की संभावना रहती है, यानी आपस में कलह अगर हो गया, मतभेद हो गया, तो उसका असर सीधा उनके धंधे पर पड़ता है और इसके कारण उनके धंधे में भी नुकसान होने की संभावना दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। फोर्थ पॉइंट है, रहस्यों को बनाए रखना कठिन है। साझेदार में कोई भी महत्वपूर्ण धंधा की निर्णय सभी साझेदार के साथ चर्चा विचारणा के बिना नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि अकेले व्यक्ति का तो है नहीं, और डिसीजन लेंगे तो फिर जितने भी साझेदार हैं तो उन सबको सबसे बातचीत करने के बाद ही जो निर्णय सही लगता है वो ले जाते हैं। और इसके लिए क्या है कि उनकी अगर बिना बातचीत के निर्णय लिया जाए तो वो मतभेद की संभावना खड़ी हो जाती है, जिससे साझेदारों के साथ चर्चा विचारणा के कारण धंधे के रहस्य को प्रभावी रूप से बनाए रखना भी कठिन होता है। अब हर बात को जब भी करनी होती है तो सभी जितने भी साझेदार हैं उनमें आपस में बातचीत करने के बाद भी निर्णय लिया जाता है, जिससे क्या रहता है कि जो भी कंपनी, जो भी व्यवसाय, धंधे की जो रहस्य हैं, गुप्त जो रखने चाहिए वो भी उनके गुप्त नहीं रह सकते, वो कठिन काम हो जाता है, यानी रहस्य उजागर हो जाते हैं। इसीलिए ये साझेदारी में होते हैं। व्यक्तिगत मालिक में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, क्योंकि मालिक खुद ही होता है, तो जितने भी रहस्य होते हैं वो सारे गुप्त ही रहते हैं। लेकिन साझेदार में क्या होता है, अब बिना बात करे अगर कोई साझेदारी में कोई निर्णय ले ले तो वो भी गलत हो जाता है। इसीलिए वो जो भी निर्णय होते हैं वो सबके बताने के बाद किए जाते हैं, जिससे रहस्य को बनाए रखना कठिन होता है। फिफ्थ पॉइंट है, हिस्से के हस्तांतरण में कठिनाई। साझेदारी पीढ़ी में साझेदार अपने भाग को दूसरे व्यक्ति को सरलता से हस्तांतरित नहीं कर सकता, कारण कि वो साझेदार जब तक सबके आपस में बातचीत नहीं करेंगे तब तक वो ये निर्णय नहीं ले सकता एक व्यक्ति। इसीलिए सभी की और अपना हस्तांतरण तो किसी और व्यक्ति को, यानी अपनी साझेदारी का हक किसी और को नहीं दे सकता। हस्तांतरण करना हो तो सर्व सहमति आवश्यक है, यानी सबकी सहमति लिए बिना वो हस्तांतरण नहीं कर सकता। इसके लिए सबकी सहमति की आवश्यकता पड़ती है। 6 है, निर्णयों में विलंब। नियम के अनुसार प्रत्येक साझेदार पीढ़ी के संचालक में भाग ले सकता है, यानी कोई भी साझेदार जब तक नियम उसमें बने हुए होते हैं साझेदार में, तो वो अपने उनमें सब में भाग लेने का हक रखता है साझेदार व्यक्ति। साझेदार में आंतरिक कलह के कारण निर्णय लेने में विलंब होता है, यानी अगर कंपनी में किसी कारण साझेदारों के मध्य आपस में फूट है, झगड़ा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, तो उसके कारण क्या होता है, जो आंतरिक जो निर्णय होते हैं, आंतरिक कलह यानी अंदरूनी जो भी कलह वगैरह, जो भी झगड़ा फसाद होता है, जिससे क्या होता है कि वो निर्णय जल्दी से नहीं ले पाता है और इसके कारण उन्हें देरी हो जाती है, जिसका भुगतान उनकी कंपनी को भोगना पड़ता है, जिससे संचालन की दुर्दशा होती है। सबसे मेन किसकी परेशानियां होती है इसमें, जो चलाने वाला होता है संचालक। साझेदारों की तो नहीं होती, साझेदारों के कारण संचालक की दुर्दशा होती है, वो निर्णय नहीं ले पाता, क्योंकि उनके जो आंतरिक कलह होते हैं उनसे निर्णय आने में देरी होती है। आंतरिक वैमनस्य के कारण कई बार साझेदार पीढ़ी का असमय विसर्जन भी होता है। बिना कारण के क्या कलेश होते हैं, जब झगड़ा वगैरह होते हैं साझेदारों के मध्य, मन मुटाव हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो कंपनियां ऐसे में चल नहीं सकती, जिससे कंपनी में विसर्जन, यानी जो उनका धंधा है, व्यवसाय है, उसमें उसको बंद करना भी पड़ सकता है। अल्पायु, किसी भी साझेदार के दिवालिया होने पर, पागल होने पर, मृत्यु होने के कारण कानूनी साझेदार पीढ़ी का अंत हो जाता है। अब साझेदार में क्या होता है, ये 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं, तो जब ऐसे में कोई व्यक्ति मान लो खत्म हो जाता है, मर जाता है या पागल हो जाता है, किसी कारण वो दिवालिया हो जाता है, तो उसी वक्त फिर क्या होती है, अब वो फिर जो साझेदार जो कंपनी है, कंपनी का भी नाम खराब होता है कि फिर आगे कोई व्यक्ति उससे व्यवसाय करने में 4 बार सोचता है कि करे नहीं करे, उसका तो दिवालिया निकल गया, वो तो पागल है। तो ऐसे में क्या होता है कि कानूनी जो साझेदार पीढ़ी होती है, जो पार्टनरशिप होती है, वो वहीं पे ख़त्म हो जाती है, बंद कर दी जाती है। और अब हम पढ़ेंगे साझेदारों के प्रकार, यानी साझेदार के प्रकार कितने हैं। सक्रिय साझेदार। साझेदार कानून के अनुसार, सक्रिय यानी एक्टिव जो कानून होता है, साझेदार कानून के अनुसार यदि व्यक्ति साझेदार बने और पीढ़ी के संचालन में
रुचि लेकर कार्य करे तो उसे सक्रिय साझेदार कहते हैं। यानी रुचि से काम करने वाले व्यक्ति को और कानून के अनुसार व्यक्ति साझेदार बने, फिर उसमें रुचि भी होनी चाहिए काम करने की। ऐसे व्यक्ति को जो सक्रिय रहता है, यानी कंपनी के लिए वो हर प्रकार से एक्टिव है, ऐसे व्यक्तियों को सक्रिय साझेदार कहते हैं, जो कार्य कर सकता है। ऐसा साझेदार लाभ हानि में निश्चित किया गया लाभ भाग प्राप्त करता है, क्योंकि उसको किसने चुना है? कानून के अनुसार वो व्यक्ति साझेदार बना है, तो जो भी साझेदार का लाभ हानि निश्चित होता है उसका भाग भी उसे प्राप्त होता है। पीढ़ी के कार्यों के लिए अन्य साझेदार को एजेंट माना जाता है और दूसरे जो व्यक्ति काम करते हैं उन्हें साझेदार का एजेंट माना जाता है, यानी दलाल के रूप में जो काम करता है। अब इनके बगैर काम होते भी नहीं है कंपनियों में, इसलिए साझेदार भी होता है, संचालक भी होता है, साथ में एजेंट भी होते हैं। फिर है निष्क्रिय साझेदार। यदि साझेदार साझेदारी करार के अनुसार पीढ़ी का साझेदार बने, लाभ हानि उठाए, परंतु पीढ़ी के संचालक में सक्रिय रूप से भाग न लेता हो, तो उसे निष्क्रिय होने के बावजूद अन्य साझेदारों की तरह पीढ़ी में उसका दायित्व भी असीमित होता है। यानी सक्रिय तो कब होगा? जो कंपनी कानून के अनुसार संचालक चुना जाता है तब, और वो रुचि लेकर काम करता है। लेकिन निष्क्रिय साझेदार किसी कहते हैं? जो पीढ़ी का साझेदार तो बना है और लाभ हानि उठाए, परंतु पीढ़ी में जो सक्रिय रूप से जो भाग नहीं ले पाता है, यानी उसको संपूर्ण काम के लिए सक्रिय नहीं माना जाता है, तो वो निष्क्रिय होने के बावजूद भी उसको दायित्व असीमित ही प्राप्त होते हैं कंपनी के प्रति। फिर तीसरा है नाम मात्र का साझेदार। ये हम साझेदार के प्रकार पढ़ रहे हैं। नवीन स्थापित होती, जो नई स्थापित हुई है कंपनी, पीढ़ी का शीघ्र विकास करने तथा प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति अपने नाम का उपयोग पीढ़ी को करने दे, उसे नाम मात्र का साझेदार कहते हैं। बोलते हैं ना कि मेरे नाम से तू चला ले, तो कुछ दिन का ही होता है, वो नाम मात्र का ही साझेदार होता है, वो साझेदार नहीं कहलाएगा। लेकिन भाई प्रतिस्पर्धा है, तू टिका रह जाए, इसलिए वो अपना नाम उसे काम साझेदारी में उपयोग में लेने के लिए दे देता है, जिसे नाम मात्र का साझेदार कहते हैं। नाम मात्र का साझेदार पीढ़ी में पूंजी नहीं लगाता, वो पूंजी नहीं लगाएगा, सिर्फ अपना नाम दे रहा है उसको, ये मात्र अपने नाम का उपयोग पीढ़ी को करने देता है। जैसे कंपनी होती है ना, जैसे मान लीजिए अभी स्कूल का नाम, वो पैसे लेंगे ना कि देंगे। भाई ठीक है, कहते ये कर ले कुछ समय के लिए, ज़्यादा नहीं, जो भी उसका कुछ कमीशन वगैरह पैसे वगैरह उन्हें लेने पड़ते हैं, ना कि वो देते हैं। जिससे क्या है, शाख में वृद्धि होती है, परंतु उसका दायित्व अन्य साझेदार की तरह असीमित होता है। जिससे क्या होता है कि जो कंपनी की शाख है वो और बढ़ जाती है, यानी कंपनी का नाम दूसरा भी बढ़ जाता है। नाम किसी और ने दिया हुआ है ना, तो वो उसका नाम बढ़ जाता है और साझेदार हो जाता है उसमें, कि भाई कुछ तो कमीशन मिलेगा, लेकिन और वो पैसे भी नहीं लगाता है। चौथा है मात्र लाभ का साझेदार। जब किसी व्यक्ति की विशेष योग्यता का ज्ञान कोई और व्यक्ति अनुभव का लाभ लेने के लिए उसे पीढ़ी में साझेदार बनाया जाए। जैसे हम नहीं है सीए वगैरह को पैसे क्यों देते हैं? उसके ज्ञान के लिए देते हैं, उनसे बातचीत करने के लिए देते हैं। तो यानी जो भी हमारे विशिष्ट व्यक्ति जिनको ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान वगैरह होता है, तो उस ज्ञान का लाभ लेने के लिए किस प्रकार से काम करें, किस प्रकार से चलाएं, उसका क्या है, वो लाभ में से हिस्सा न प्राप्त हो। यानी साझेदारी का यानी क्या होता है, सिर्फ उस व्यक्ति की विशेष योग्यता और अनुभव का लाभ, यानी उसमें जो योग्यता है वो अपना तरीका बताता है काम की। जैसे मान लीजिए एक ब्राह्मण है, हम क्यों बुलाते हैं? वास्तुनिष्ठ है, जो एस्ट्रोलॉजिस्ट होता है, हम उसको क्या करते हैं, सिर्फ अपना घर बार दिखाते हैं, भाई वो बताता है ऐसे करना ऐसे करना, क्योंकि उनमें ज्ञान है, उनमें योग्यता है, और हम उसको इसीलिए अपना मेन व्यक्ति मानते हैं। हम उसे पैसे देते हैं, ना कि उससे पैसे लेते हैं। और उसे पीढ़ी में साझेदार बनाया जाए तो उसे मात्र लाभ का साझेदार, यानी सिर्फ उसको लाभ देने का ही साझेदार कह सकते हैं। कि ज़रूरत पड़ेगी तब हम क्या करेंगे, उनके अनुभव को हम लेंगे, क्योंकि उनका अनुभव हमारा लाभ होता है, क्योंकि उनमें योग्यता है, ज्ञान है। लाभ का साझेदार पीढ़ी में पूंजी लाए या न लाए, फिर भी उसे लाभ में से हिस्सा दिया जाए। अब उसके लिए ऐसा नहीं है कि वो पैसा लगाएगा या नहीं लगाएगा, लेकिन जो कंपनी में जो लाभ हो रहा है उसका हिस्सा उसे
दिया जाता है, क्योंकि वो कौन सा आता है, सिर्फ मात्र लाभ का साझेदार ही होता है। पीढ़ी की हानि में उसका किसी भी प्रकार का कोई भाग नहीं होता। अगर मान लीजिए अगर कंपनी को किसी प्रकार से कोई हानि होती है तो वो उसकी भरपाई पूंजी नहीं करेगा, वो सिर्फ जो कंपनी में लाभ होगा तो लाभ में से हिस्सा तो लेगा, लेकिन कंपनी में नुकसान होने का हिस्सा उसे नहीं दिया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है, मान लिया गया साझेदार। जिस व्यक्ति ने साझेदार का अनुबंध न किया हो, पीढ़ी में पूंजी न लाता हो तथा लाभ में से हिस्सा न प्राप्त हो, उसे व्यवहार के आधार पर त्राहित व्यक्ति के आधार पर साझेदार मान लिया, मतलब इसे साझेदार मान लिया गया है। ना तो वो पैसा लगाता है, ना वो लाभ में से हिस्सा देते हैं, उसे देते हैं, ना किसी उसे नुकसान में दिया जाता है, लेकिन उसे मान लिया गया है, साझेदार मान लेते हैं भाई हाँ ठीक है तुम भी पार्टनर हो। संचालक या लाभ में भाग न लेने के बावजूद भी त्राहित के द्वारा उसकी साख को ध्यान में रखते हुए पीढ़ी के साथ व्यवहार करने से उसका दायित्व असीमित होता है। अब वो कौन सा त्राहित पक्ष हो गया, यानी तीसरा पक्ष होने के कारण उसमें लाभ हानि का तो उसमें कोई रोल नहीं होता, लेकिन उसका दायित्व असीमित होता है। वो ना उसको फायदे के लिए दिया जाएगा, ना नुकसान है उसका, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको त्राहित के रूप में उसे साझेदार तो मान लिया जाता है, लेकिन उसे कंपनी में साख को ध्यान में रखते हुए पीढ़ी को जो भी व्यवहार करने से में उसका जो दायित्व होता है वो भी उसका असीमित होता है। अब है 6 पॉइंट, अवैध साझेदार। भारतीय अधिनियम के अनुसार मात्र वयस्क व्यक्ति ही अनुबंध करने योग्य होते हैं, यानी जो व्यक्ति काम करने योग्य होता है, यानी वयस्क व्यक्ति जो होता है वो ही इसमें काम कर सकता है, यानी अनुबंध कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को ही साझेदार मान लिया। आप छोटे से बच्चे को, 10 साल के बच्चे को आप थोड़ी मान लोगे, या 20 साल के बच्चे को नहीं। वयस्क व्यक्ति होना चाहिए जो काम करने योग्य हो, ज्ञान हो। अनुबंध करते वक्त उनकी व्यस्तता भी देखी जाती है, इसीलिए वो व्यक्ति योग्य अनुबंध के अनुसार, जब अनुबंध किया गया था उसके अनुसार वह व्यक्ति वयस्क व्यक्ति ही साझेदार बन सकता है। नाबालिग व्यक्ति को साझेदार नहीं बनाया जा सकता, चाहे वो पैसे लगाए फिर भी उसको पार्टनरशिप नहीं दी जाती। यदि किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए तो उसके अवयस्क बालक को साझेदार बनाया जाता है। मान लीजिए किसी के पेरेंट्स है, पापा हैं, दादा है, अगर वो ख़त्म हो जाते हैं और उनका बेटा 10-15 साल का ही है तो फिर उसको साझेदार के रूप में मान लिया जाता है, लेकिन वो भी एक कानूनी प्रोसेस के जरिए। अवयस्क साझेदार का पीढ़ी के ऋण चुकाने के संबंध में कोई दायित्व नहीं होता। अब वो अवयस्क है तो पार्टनर तो बन गया, लेकिन अगर कंपनी में किसी प्रकार का कोई नुकसान लग रहा है, हानि हो रही है या ऋण चुकाना है तो वो उसके लिए वो उत्तरदायी नहीं होगा। नाबालिग साझेदार की निजी संपत्ति लेने और जब्त भी नहीं की जाती। वो नाबालिग है तो उसकी कोई भी संपत्ति न तो जब्त की जाएगी और ना ही उससे कोई उसकी निजी संपत्ति ले सकता है। जब वह वयस्क हो जाए तब उसकी इच्छा हो तो दूसरे साझेदारों की तरह वह भी सामान्य साझेदार बन सकता है। यानी जब वो वयस्क हो जाएगा ना, तब वो जो भी उसकी मर्जी होगी, तब इच्छा होगी तो वो क्या कर सकता है, वो पार्टनरशिप जाहिर कर सकता है, साझेदार बन सकता है। मगर जैसे वो जब वयस्क हो जाएगा, जब साझेदार बन जाता है, तब फिर कंपनी में लाभ और हानि जो भी होगी तो उसको तब वो भी उसको देना पड़ सकता है, क्योंकि अगर कोई नुकसान होता है तो उसमें उसका भी फिर वो दायित्व कंपनी के प्रति हो जाता है कि अगर कंपनी को कोई नुकसान हो रहा है तो फिर वो भी अपने या तो कंपनी में से या फिर निजी संपत्ति में से वो कंपनी का ऋण चुकाएगा, अगर दिवालिया किसी कारण हो जाती तो। अन्यथा वो नहीं, मर्जी है, उसकी इच्छा नहीं है तो वो साझेदार, दूसरे साझेदारों की तरह वह साझेदार नहीं बनेगा। वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसको साझेदार बनना है या नहीं बनना है, उसका निर्णय मेन माना जाता है। तो आज हमने पढ़े साझेदारी के लाभ पढ़े, फिर साझेदारी की सीमाएं की क्या क्या होती है, उसके बाद हमने साझेदार के प्रकार पढ़े जो 6 प्रकार होते हैं। साझेदार के भी सक्रिय, निष्क्रिय, नाम मात्र का, मात्र लाभ का साझेदार मान लिया गया साझेदार और अवैध साझेदार। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं पे रोकेंगे, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा तो हम पढ़ नहीं सकते कि आगे का कंटिन्यू हम कल करेंगे ये साझेदार पीढ़ी के साथ में।
तो आप इसमें से जो भी आपके ये क्वेश्चन बन रहे हैं वो आप इसमें से करते रहना। और वैसे भी हमारे जैन के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक से हमारे स्कूल में वापस से एग्ज़ाम टेस्ट होने वाले हैं। तो मैं जितना कोर्स जो हमारे एग्ज़ाम के बाद जितना कोर्स हो रहा है तो आप उसको करते रहिए, क्योंकि फिर आप सबको टेस्ट की तैयारी करनी है। तो जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, आप हमसे क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे रोकते हैं। आगे का लेक्चर हम कंटिन्यू कल करेंगे। साझेदार पीढ़ी के प्रकार, जो हमारे प्रकार 4 हैं, और 4 भी फिर हमारे जैसे अवधि है, दायित्व है, धंधे हैं, पंजीकरण के अनुसार है, और इन्हें भी फिर अलग अलग रूपों में अलग अलग तरीके से इनके बांटा गया है, विभाजित किया गया है, जो हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही लेक्चर। थैंक यू एवरीवन। बाय बच्चों।